आज की ये जो हमारी क्लास है ये ट्रांसलेशन पर आधारित है। हमारे पास एक ऐसे है जिसका मैंने क्या किया है, सेंटेंस बाय सेंटेंस ब्रेक कर लिया है। आज हम इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे और इसके अंदर जितने भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं उन सभी को समझेंगे। लगभग आज हम इन सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पिछली सदी के दौरान पृथ्वी जिस गति से गर्म हुई है वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। पिछली सदी के दौरान, ये जो के दौरान शब्द है इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में 3 शब्द होते हैं। एक होता है ड्यूरिंग, एक होता है ओवर और एक होता है थ्रू आउट। तो पिछली सदी के दौरान, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। मैं अभी एक्सप्लेन इसको पूरा लिखने के बाद मैं बताऊंगा कि द क्यों लगाया है और ये ड्यूरिंग ओवर थ्रू आउट इन सब में क्या डिफरेंस होता है। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, पृथ्वी जिस गति से गर्म हुई है। द अर्थ हैज वार्म्ड एट अ रेट, जिस गति से। इसके लिए हमारे पास एक फिक्स्ड फ्रेज होती है, एट अ रेट होता है, एट अ स्पीड होता है, किसी का भी यूज कर सकते हैं। दैट इज, वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व के इंग्लिश में शब्द होता है हमारे पास अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब होता है हिस्टोरिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो दैट इज अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस है। अब इस एक सेंटेंस के अंदर हमारे इतने जो ग्रामेटिक ये कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं इन सभी को वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने दा क्यों लगाया है, इसका सबसे पहले ये ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। डूरिंग डूरिंग ओवर और थ्रू आउट में क्या डिफरेंस होता है। डूरिंग डूरिंग का मतलब होता है हमारा ये जो डूरिंग है, डूरिंग डूरिंग का मतलब होता है हमारा सम टाइम इन बिटवीन। और ये ओवर 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 का मतलब होता है कि स्प्रेड हुआ, डेवलपमेंट हुआ ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब होता है समय के साथ, हिंदी में समय के साथ निकलता है। और थ्रू आउट का मतलब होता है कि हमने क्या किया, 100% कवरेज किया और जो एक्शन हुआ है वो एट एवरी मोमेंट, यानी कि हर एक मोमेंट पे हुआ। अब इसके लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैं लिखूं, इट रेन्ड ड्यूरिंग ओवर और थ्रू आउट द नाइट। इसका मतलब क्या है, मैं लिखता हूँ वन बाई वन। इट रेन्ड ड्यूरिंग द नाइट, इट रेन्ड ओवर द नाइट, इट रेन्ड थ्रू आउट द नाइट। इसका मतलब यह है कि जो नाइट का समय है, मैं मान लेता हूँ शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक का जो टाइम है वो हमारा रात का समय है। मैंने इवनिंग के समय को भी काउंट कर लिया है। तो ड्यूरिंग का मतलब है कि ये जो 12 घंटे का पीरियड है, इस 12 घंटे में से कुछ समय के लिए, सम टाइम इन बिटवीन, बीच में कुछ समय के लिए बारिश हुई। मान लीजिए 1 घंटे के लिए भी हो सकती है, 2 घंटे के लिए भी हो सकती है, 3 घंटे के लिए हो सकती है। जैसे कि रात के 10 बजे से 11 तक हो गई, 12 से 2 के बीच हुई। ये मीनिंग निकलता है ड्यूरिंग का। ओवर का मतलब होता है कि एक स्प्रेड हुआ, एक डेवलपमेंट हुआ ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ।
शाम के 6 से बारिश शुरू हुई, ठीक है, वो बारिश थोड़ी तेज हुई, फिर उसके बाद धीमी हुई, फिर तेज हुई, फिर धीमी हुई, थोड़ी रुक गई होगी बीच में, फिर उसके बाद तेज हुई, फिर धीमी हुई, इस तरह से चलती रही। तो ये स्प्रेड हुआ, डेवलपमेंट हुआ सम एक साथ। थ्रू आउट का मतलब होता है 100% कवरेज किया, किसी एक मूवमेंट पर भी रुकी नहीं, रेगुलरली कंटिन्यूअसली बारिश होती रही, ये मीनिंग निकलता है थ्रू आउट का, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या आना चाहिए। एक बात समझिए कि पृथ्वी गर्म हुई, ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज के कारण पृथ्वी गर्म हुई। क्या जो टेम्परेचर है वो हर साल एक कांस्टेंट गति से बढ़ रहा होगा, या फिर किसी बीच में एक दो, पिछली सदी थी, 100 साल का पीरियड था, एक दो साल बढ़ गया होगा, बाकी साल टेम्परेचर नहीं बढ़ा होगा, ये हुआ क्या? नहीं। क्या हुआ, क्या होगा कि जो टेम्परेचर था वो किसी साल 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, किसी साल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, किसी साल नहीं भी बढ़ा, क्योंकि जो कमिटीज वगैरह बनी है वो भी एक्शन लेती हैं। तो ये हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, ओवर सही रहेगा। अब इसकी जगह हम डूरिंग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल राइटिंग में ठीक रहेगा। फॉर्मल राइटिंग मतलब हम जो लिखते हैं इसमें सही ठीक नहीं, इसमें ओवर को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब समझते हैं मैंने इसके पहले दा क्यों लगाया है, सेंचुरी यहाँ पर मैंने दा क्यों लगाया है। अगर मैं कहूँ करेंट सेंचुरी, ठीक है, अब मुझे बताइए अभी करंट में कौन सी सेंचुरी चल रही है? आप कहेंगे 21st सेंचुरी। आप क्या कहेंगे सर? 21st सेंचुरी है, ठीक है। तो ये जो सेंचुरी है हमारा कॉमन नाउन है, हमारे पास 3 तरह के नाउन, हमारे पास 3 नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। ये जो तीनों नाउन होते हैं ये अपने पहले आर्टिकल लेते हैं। क्यों लेते हैं? मान लीजिए कि राम है, श्याम है, ठीक है, राजेश है, अमित है, ये क्या है? सभी सभी लड़के हैं, तो इनके बीच में कॉमन क्या है? लड़का, लड़का होना, बॉय होना, इनके बीच में कॉमन है। 100 साल के पीरियड को सेंचुरी कहते हैं। किसी भी टाइम पीरियड काउंट कर लीजिए, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर सेकंड सेंचुरी, ये भी 100 साल है, सेकंड सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी, ये भी 100 साल है। तो सेंचुरी जो वर्ड है इन सब के बीच में क्या है? कॉमन है। सेंचुरी वर्ड इन सब के बीच में क्या है? कॉमन है। तो ये कॉमन नाउन है। ये कॉमन नाउन कहता है कि मैं लूंगा अपने पहले आर्टिकल। इसमें मैंने कहा करंट सेंचुरी, आपने कहा आंसर आपने क्या दिया कि सर 21st सेंचुरी चल रही है। तो यहाँ पर आर्टिकल कहता है कि जब बोलने वाला यानी कि मैं, सुनने वाले यानी कि आप, हम दोनों को जब इस बारे में पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पर आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द करंट सेंचुरी। अब मैंने कहा नेक्स्ट सेंचुरी, ठीक है। आपसे यदि मैंने पूछा कि नेक्स्ट सेंचुरी कौन सी है, आप क्या जवाब देंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, पता नहीं है क्या? 21st सेंचुरी चल रही है, 22nd सेंचुरी चल रही है, ठीक है। बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप, हम दोनों को पता है, तो इसके पहले क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। ए आई एन कब आता है? जब बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप, मैं से मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता, तो वहां पर हम ए या एन लगाते हैं और वोवेल साउंड के पहले एन लगा देते हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हुआ, मैंने लिखा लास्ट सेंचुरी। मुझे एक बात बताइए, लास्ट सेंचुरी कौन सी थी? करंट की यदि 21st सेंचुरी है तो इससे पहले वाली कौन सी रही होगी? 20th सेंचुरी। बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप, हम दोनों को जब पता है तो इसके पहले का क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। ये रीजन था आर्टिकल द लगाने का, ठीक है। मैं यहाँ पर अर्थ लिखना भूल गया, द अर्थ, ठीक है। तो ये मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अर्थ के पहले द क्यों लगाया? द अर्थ, मून, सन, मून, अर्थ के पहले द आता है। सन का जब सोल लिखते हैं तो आर्टिकल नहीं आता,
मून का जब अर्थ का टेरा होता है, टेरा लिखते हैं तब दा नहीं आता, और मून का भी ऐसा ही रहता है, लूना, मून मून का लूना होता है, जब लूना लिखते हैं तो नहीं आता, क्योंकि ये जो तीनों नाम है, सोल, लूना और टेरा, ये हैं प्रॉपर नाम, इस वजह से ये पहले नहीं आएगा। और अर्थ का एक और होता है अर्थ का, कि जो कैपिटल ई है, मतलब हम हमारे प्लानेट की बात कर रहे हैं, यदि मैं कैपिटल ई की जगह पर स्मॉल ई लिख दूंगा तो इसका मीनिंग निकलता है धरती या फिर मिट्टी। ठीक है, ये भी कवर हुआ। फिर उसके बाद सेकंड हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट, अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया, क्यों किया मैंने, इसका रीजन समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पास्ट एक्शन, यानी कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ विद प्रेजेंट रिजल्ट, लेकिन उसका जो रिजल्ट है और इसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी मौजूद है। जैसा कि अब ये देखिए कि इसने क्या कहा कि पृथ्वी गर्म हुई, पृथ्वी गर्म हुई, क्या पृथ्वी एक दिन में गर्म हो गई हुई, या पृथ्वी अभी गर्म हुई है क्या, नहीं, पृथ्वी पहले से गर्म होती आ रही है, यानी कि पास्ट में एक्शन हुआ गर्म होने का, लेकिन उसका जो असर है, जो उसका जो असर है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो अभी भी मौजूद है। किस रूप में मौजूद है, आप देखिए जैसे कि अर्थ के ये क्लाइमेट चेंज आने की वजह से बहुत सारे पक्षी भी विलुप्त हो रहे हैं, दिनों की लेंथ बढ़ गई है, हमारे क्लाउड्स ज़्यादा आते हैं, फिर उसके बाद सांस लेने में मतलब ये ऑक्सीजन भी सही नहीं है, इसकी ऑक्सीजन का जो है एक प्रदूषण लेवल बढ़ गया है। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इशू है वो हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इनका पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। फिर उसके बाद क्या है कि एट अ रेट, एट अ स्पीड, ये तो फिक्स फ्रेज। मैं एक टेबल ले लेता हूँ, मुझे चाहिए होगी एक, दो टेबल, दो कॉलम टेबल ले लेता हूँ, थोड़ा कलर फिल कर लेता हूँ। एट प्रोपोजिशन का जो यूज होता है वो पहला यूज होता है एट प्रोपोजिशन के साथ। एट प्रोपोजिशन को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, इसके साथ एक शब्द याद रखना है, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट, बस अब सभी के साथ एग्जैक्ट वर्ड लगा देना है। एग्जैक्ट लोकेशन, प्रोपोजिशन क्या शो करती हैं, लोकेशन शो करती हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम को शो करेगी। रेट या स्पीड को शो करने के लिए भी हम एट प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। स्किल को और एबिलिटी को शो करने के लिए भी हम एट प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। और यदि हमारे लिए कोई इवेंट दिखाना हो तो उसके लिए भी हम एट प्रोपोजिशन का यूज करेंगे। और इसके अलावा हमारे लिए यदि कोई स्टेट बतानी हो या कंडीशन बतानी हो तो वहां पर हम एट प्रोपोजिशन यूज करेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन कैसी, कि जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि कहाँ पर मिलोगे, तो मैंने उससे कहा आई विल मीट यू एट द गेट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं तुम्हारे लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर मिलूंगा। ये गेट क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है,
जब हमारे लिए एक एग्जैक्ट लोकेशन शो करनी होती है तब हम एट प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि भाई कब आएगा, मैंने कहा आई विल कम टू मीट यू एट 5 PM। मैं तुमसे मिलने के लिए 5 बजे आऊंगा। तो ना मैं 4:59 पे आऊंगा, ना ही मैं 5:01 पर आऊंगा, मैं एग्जैक्ट 5 बजे आऊंगा। ये इसका मतलब होता है। रेट स्पीड के लिए एट अ रेट और एट अ स्पीड, ये हमारी फिक्स फ्रेज होती है। और इस तरह से सेंटेंस हम इस तरह से यूज करते सकते हैं कि जैसे कि आई राइड माई बाइक, मैं अपनी बाइक चलाता हूँ। एट आ आई राइड माई बाइक एट 50 किलोमीटर पर आवर, मैं मेरी बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाता हूँ। ठीक है, स्केलेबिलिटी के लिए हमारे पास दो होती हैं, जैसे गोडेट है, फिक्स होती हैं ये, गोडेट बैडेट। जैसे कि आई, उसमें मैं कहूँ राम इज गुड एट मैथमेटिक्स, ये ये होता है। इस तरह से हम गुड एट प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। इवेंट का, मान लीजिए कोई मीटिंग है, कोई शादी हो रहा है, कोई बर्थडे पार्टी हो रहा है, उसे हम बोलते हैं इवेंट। तो मैंने कहा आई विल शी, आई विल, जैसे कि वह मीटिंग में होगी, शी विल बी एट द मीटिंग, शी विल बी एट द मीटिंग। स्टेट कंडीशन की, एट वॉर होता है, जैसे कि एट रिस्क होता है। ये हमारी स्टेट या कंडीशन होती है। ऐसे हम कहेंगे रसिया इज है एट वॉर विथ, किसके साथ युद्ध चल रहा है, यूक्रेन के साथ, यूक्रेन। तो ये शो करता है हमारा। इतनी चीजों के लिए हमारी एट प्रोपोजिशन शो करती है। याद रखने का सीधा तरीका, एग्जैक्ट शब्द को याद रखते हैं, लोकेशन टाइम ये सब कुछ नहीं करना, थोड़ा लॉजिक लगाना होता है, सीधा ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आता है, आ जाती हैं। इतना भी जरूरी नहीं है रट्टा मारने की। वीडियोस को अपलोड किया करता रहूंगा, रेगुलरली देखते रहना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। देखते रहना, भूलते रहना, सबसे अच्छा तरीका यही रहता है। अपने आप याद हो जाती हैं चीजें बार बार देखने से। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे देखिए मैंने दैट का यूज किया है। दैट यहाँ पर क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे ओवर प्रोपोजिशन है तो ये प्रोपोजिशनल फ्रेज हुई पूरी। द अर्थ, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। हैज बॉर्न, या ये हमारी मेन वर्ब का काम कर रही है। और एट अ रेट, ये क्या कर रहा है, एक प्रोपोजिशनल फ्रेज है। और दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रेट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और एज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, जो कि मेन वर्ब का काम कर रही है। अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पर एडजेक्टिव है। और इन यहाँ पर प्रोपोजिशन है। और ह्यूमन हिस्ट्री जो है, कंपाउंड नाउन की कंपाउंड नाउन है। तो दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन को समझते हैं। बाद में डिलीट कर दूंगा।
रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे? 3 तरीके के होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन ये हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हु, एक होता है विच, एक होता है हमारा दैट। ये क्या करते हैं? रेडी हो रहा है बहुत। क्या करते हैं? सब्जेक्ट का काम करते हैं, सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं और पोजीशन को शो करते हैं। ये 3 काम करते हैं। हु का सब्जेक्टिव केस हु ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस इसका हुम हो जाता है और पजेसिव केस इसका हुज होता है। यहाँ पर विच का सब्जेक्टिव केस विच ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस विच रहता है और पजेसिव इसका ऑफ विच हो जाता है। और दैट का सब्जेक्टिव केस दैट रहता है, ऑब्जेक्टिव केस दैट रहता है और पजेसिव केस ऑफ विच और हुज दोनों होते हैं इसके। हु जो होता है ये क्या करता है? ह्यूमंस के लिए आता है। जब हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो हम हु का यूज करेंगे। और विच जो होता है ये एनिमल्स और थिंग्स के लिए आता है। एनिमल्स, थिंग्स और एक चीज और दिखाता है विच, होल आइडिया। जब पूरे के पूरे आइडिया को ही रेफर करना हो तो हम विच का यूज करते हैं। और दैट जो होता है ये क्या करता है? ये ह्यूमंस के लिए और थिंग्स के लिए आता है। विच जो है विच का याद रखना है कि एनिमल्स के और होल आइडिया को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? यूज ऑफ इन प्रोपोजिशन। हाँ, अब इसको देखते हैं कि मैंने यहाँ पर इन प्रोपोजिशन क्यों लगाया है। ह्यूमन की इन प्रोपोजिशन के यूजेस क्या क्या होते हैं पहले वो देखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे लगाया क्यों है इन प्रोपोजिशन। इन जो प्रोपोजिशन होती है इनका यूज हम करते हैं एनक्लोज्ड एरिया, एक ऐसा एरिया जो बंद है, पूरी तरह से एनक्लोज्ड है, या फिर एक लार्जर एरिया, एक लार्ज एरिया है, एक ऐसा एरिया जो कि बहुत बड़ा है। इस सेंस में हम इनका यूज करते हैं। टाइम के सेंस में हम इनका
यूज कब करते हैं, जब हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी लंबी समय अवधि की बात करनी हो तब हम इनका यूज करते हैं। और जब हमें लैंग्वेज जब हम लैंग्वेज के लिए हम इनका इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और एक स्टेट को शो करने के लिए भी हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फिर उसके बाद बस 4 ही होते हैं। और कौन सा, हाँ, एक करेंसी के लिए भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एनक्लोज्ड एरिया, जैसे कि मैं कहूँ आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो मुंबई क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है, एक मुंबई की अपनी एक बाउंड्री है। इसके लिए मैं किसका इनका यूज करूंगा, राम डिड हिज ग्रेजुएशन इन 2020। राम ने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो 2020 में की थी। 2020 से पहले हमने इनका यूज क्यों किया, जैसे कहते हैं जनवरी होता है, ठीक है, इनके पहले हम इनका यूज क्यों करते हैं, इसको समझते हैं। 2020 का जो टाइम है वो जनवरी से शुरू हुआ और दिसंबर तक चला। कितने महीने आए इसमें, 12 महीने। इनको डे में भी यदि हम डिवाइड करते हैं तो 365 दिन आए। तो ये एक लॉन्ग पीरियड है, इसीलिए हम यहाँ पर इनका यूज करेंगे। लैंग्वेज का, जैसे कि ये मेरे पास लेटर है, मैं इसके लिए कहता हूँ क्या, दिस लेटर इज रिटन इन हिंदी। मैं इसी का कहता हूँ दिस लेटर इज रिटन इन हिंदी। ये जो लेटर है ये हिंदी में लिखा है, ठीक है। स्टेट अवस्था की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ मैं आई एम मैं आई एम इन ट्रबल, ठीक है। एक और में हम कह सकते हैं कि आई एम इन डेंजर, मैं खतरे में हूँ। तो ये होती अवस्था। इसको याद रखने का सीधा तरीका ऐसा है कि ट्रबल का अपना एक सर्कल है, डेंजर की अपनी एक सर्कुलर बाउंड्री है, तो आप उसके अंदर हो। ये ये थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना। तो ये इमेजिनेशन पे, स्टेट की जो अवस्था होती है वो हर प्रोपोजिशन के अंदर इमेजिनेशन पर वर्क करती है। जितना ज्यादा हम इस स्टेट को अवस्था को इमेजिन करेंगे उतना ही ये समझ में आती है। वहां पर भी जैसे एट प्रोपोजिशन के अंदर क्या था, ये यहाँ पर स्टेट थी, अवस्था थी, हम एट बॉर क्यों लिखा था, इसको हम एक पॉइंट के जैसा सोचते हैं कि यार बॉर जो है, रिस्क जो है एक पॉइंट है और मैं उस पॉइंट पर हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट। तो इसको एक पॉइंट के जैसा सोचते हैं और यहाँ पर हम एक सर्कुलर एरिया के जैसा सोचते हैं इन प्रोपोजिशन के अंदर। करेंसी और जो करेंसी है, जैसे कि मैं कहूँ, जैसे मैं जॉब करता हूँ, मैं कहता हूँ आई गेट सैलरी, मुझे सैलरी मिलती है इन रुपीज। मुझे सैलरी किस में मिलती है, रुपीज में मिलती है। मैं कहता हूँ मुझे सैलरी डॉलर में मिलती है, यूरो में मिलती है। तो ये होता है करेंसी की सेंस में। ठीक है, तो ये इन प्रोपोजिशन हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये यहाँ पर आप देखिए, ये कहाँ पर है, ये
अर्थ हैज वार्म्ड, अर्थ पृथ्वी गर्म हुई। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया? नहीं आया। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं कि मान लीजिए वर्ब ने एक्शन किया और उस एक्शन का रिसीवर यदि कोई है, ऑब्जेक्ट है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और यदि उस एक्शन का रिसीवर खुद सब्जेक्ट ही है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब इसको समझते हैं। जैसे कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है व्हाट और whom से क्वेश्चन करना। यदि थिंग है, यदि थिंग है तो हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, यदि ह्यूमन है तो हम whom से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, यदि जवाब मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, मतलब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए सीधा टी ओ, टी से ट्रांजिटिव, ओ से ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट मिल गया तो ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं मिला इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने कहा अजय बॉट अ बुक। एक अजय नाम का लड़का था, उसने किताब खरीदी। मैंने क्वेश्चन पूछा बॉट, बॉट क्या खरीदा? अब जवाब दीजिए क्या खरीदा? किताब खरीदी। आंसर क्या निकला? बुक। एक किताब खरीदी, तो ये क्या हुई? ट्रांजिटिव पर। यहाँ पर ये जो बॉट है या क्या निकल के आई? ट्रांजिटिव पर। जैसे मैंने कहा राम कॉल्ड मी, राम ने मुझे बुलाया। इससे मैंने पूछा, इसके बाद क्या आया? ह्यूमन आया। मैंने बोला कॉल्ड हूम, राम, राम कॉल्ड हूम, राम ने किसको बुलाया? आंसर क्या निकल के आएगा? मी, मुझे बुलाया। ये क्या हुई? यहाँ पर ट्रांजिटिव पर हुई। अब मैं नेक्स्ट लिखता हूँ द बेबी क्राइड, बच्चा रोया। अगर मैं इस बेबी जो है, ये जो क्राइड है, क्राइड के बाद लिखता हूँ व्हाट या हूम। अब जवाब क्या निकल के आ रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्राइड व्हाट, क्राइड हूम नहीं मिल रहा है, यानी कि ये क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो वर्म जो वर्ब है, वर्म जो ये जो वर्ब है वर्म, ये क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हाँ ह्यूमन हिस्ट्री के पहले हमने इन क्यों लगाया, ये मैं भूल गया था। ह्यूमन हिस्ट्री क्या है? 3 लाख साल का एक पीरियड है। इंसान होमोसेपियंस से लेकर यदि हम अभी तक का समय काउंट करें तो ये लगभग 3 लाख साल होते हैं। इतनी हमारे पास हिस्ट्री है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ह्यूमन हिस्ट्री है एक्चुअल में ये 3 लाख साल के समय को दर्शा रहा है। और जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात आती है तो हम इन प्रोपोजिशन का यूज करते हैं, इसीलिए वहां पर हमने इन लगाया है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, कभी वैज्ञानिकों के दीर्घकालिक पूर्व, कभी वैज्ञानिकों के दीर्घकालिक पूर्व अनुमानों तक सीमित, जस्ट अ मिनट एक चीज मैं भूल गया बताना। पजेशन, और ये बताता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन बताने का काम भी रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। जैसे कि ये क्या करता है? ये एजेंशियल, एजेंशियल और नॉन एजेंशियल दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को शो करता है। ये भी क्या करता है? एजेंशियल और नॉन एजेंशियल दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को शो करता है।
और ये क्या करता है हमारा, ये केवल जो दैट होता है ये केवल एसेंशियल इंफॉर्मेशन को शो करता है। रहने देता हूँ, बस ये होता है। अब इस सेकंड वाले को देखते हैं। कभी वैज्ञानिकों के दीर्घकालिक पूर्वानुमानों तक सीमित माना जाने वाला जलवायु परिवर्तन आज एक निर्विवाद सत्य के रूप में हमारे सामने खड़ा है। तो जलवायु परिवर्तन हमारे सामने खड़ा है, जलवायु परिवर्तन आज हमारे सामने खड़ा है। जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज आज यानी कि नाउ स्टैंड्स के सामने के लिए हमारे पास दो शब्द दो होते हैं। एक होता है हमारे पास इन फ्रंट ऑफ और एक होता है बिफोर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी बिफोर ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आ रहा है। इन फ्रंट ऑफ के मीनिंग को हम देखेंगे। बिफोर क्लाइमेट चेंज नाउ स्टैंड्स बिफोर अस एस एन इन के रूप में। के रूप में के लिए हमारे पास होता है एज जो होता है ये के रूप में का मीनिंग देता है। निर्विवाद यानी इंडिस्प्यूटेबल ग्लोबल रियलिटी। Climate change now stands before us as an indisputable global reality. कौन सा क्लाइमेट चेंज है? कभी कभी के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है वंस। वैज्ञानिकों के दीर्घकालिक पूर्वानुमानों तक सीमित माने जाने वाला, वंस मानने के लिए मतलब कंसीडर्ड, सीमित मतलब लिमिटेड, कहाँ तक? टू द वैज्ञानिकों के यानी कि टू द साइंटिस्ट्स लॉन्ग टर्म पूर्वानुमानों के लिए हमारे पास होता है, यहाँ पर मैं प्रोजेक्शन कर लेता हूँ, और भी वर्ड होते हैं उनके भी मीनिंग देखते हैं। प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब देखते हैं हमारे सेकंड वाले में जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं उन सभी को डिटेल में समझेंगे। कहाँ पर सेकंड वाला ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। कोमा के साथ जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे नॉन एजेंशियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये हमारी नॉन एजेंशियल इन्फॉर्मेशन के जैसे काम करें। एजेंशियल मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है, उसे यदि मैं सेंटेंस में से निकाल दूं और उससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाए, उसे हम बोलते हैं एजेंशियल इन्फॉर्मेशन। और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसे यदि मैं सेंटेंस में से निकाल दूं और उससे सेंटेंस के मीनिंग पे कोई असर ना पड़े, उसे हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो हु और विच जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन का, और नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन और एसेंशियल दोनों देने का काम करते हैं, जबकि जो दैट होता है वो केवल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है। अभी आप इस सेंटेंस को पढ़िए, यदि मैं इसमें से ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन को मैंने कॉमा के साथ अटैच किया है, यदि मैं निकाल भी दूं ना, तब भी सेंटेंस के जो एग्जैक्ट जो मीनिंग है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के जैसे काम कर रही है यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया है। ये रीजन है कॉमा लगाने का। क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट है, नाउ एडवर्ब है, स्टैंड्स यहाँ पर मेन वर्ब है, बिफोर प्रीपोजिशन है, अस इसका ऑब्जेक्ट है, एज जो है प्रीपोजिशन के जैसे काम कर रहा है, और ये ग्लोबल रियलिटी ये इसका ऑब्जेक्ट है। इंडिस्प्यूटेबल ये यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है एंड आर्टिकल है। वंस जो है एडवर्ब है, ये नाउ एडवर्ब है, वंस भी एडवर्ब है, और कंसिडर्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है, लिमिटेड यहाँ पर एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है, टू प्रीपोजिशन है, और साइंटिस्ट लॉन्ग टर्म ये यहाँ पर पजेसिव एडजेक्ट पजेशन
शो करने वाले, पोजीशन शो करने वाले एडजेक्टिव जैसे काम कर, एपोस्ट्रोफी एस लगाए, एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी क्या करता है, पोजीशन को शो करता है, प्रोजेक्शन इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रोपोजिशन का। ठीक है, तो इन वर्ड्स के टू कॉलम, ठीक है, 3 कॉलम ले लिए मैंने। मेरे पास शब्द क्या है, प्रोजेक्शन है, पेस्ट कर देता हूँ, प्रोजेक्शन, फोरकास्ट, पूर्वानुमान के लिए, ये हमारे पास शब्द हैं। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। तो मैंने प्रोजेक्शन ही यूज किया है, इसका भी रीजन समझते हैं। प्रोजेक्शन, इन सभी के जो मीनिंग होते हैं, इन सभी के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं भविष्यवाणी, पूर्वानुमान। जैसे कि मैं थोड़ा हिंदी हिंदी लेता हूँ, हिंदी हिंदी ट्रेडिशन, भविष्यवाणी, ये आ गया, इसका मतलब तो भविष्यवाणी या पूर्वानुमान। और पूर्वानुमान, भविष्यवाणी या पूर्वानुमान के लिए हमारे पास इतने शब्द थे। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास डेटा है, ठीक है, और हमारे पास एक ट्रेंड है, और इस डेटा और ट्रेंड को ध्यान में रखकर हम क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं फोरकास्ट का मतलब होता है कि हमारे पास डेटा है और हमारे पास ट्रेंड है, ट्रेंड का पता है क्या ट्रेंड चल रहा है, और उसको ध्यान में रख के हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ये मतलब होता है इन दोनों के बीच। प्रोडिक्शन का मतलब होता है कि हम गैस कर रहे हैं केवल भविष्य को लेकर। अजम्पशन का मतलब होता है कि हम मुंह उठाया बोल दिया, नो प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं है, मुंह उठाया बोल दिया। एस्टिमेशन का मतलब होता है रफ कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन, एक रफ कैलकुलेशन की, उस रफ कैलकुलेशन के बेस पर हमने क्या किया, भविष्यवाणी की। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉडलिंग। मॉडलिंग में हमने क्या किया कि एक सिस्टम को, एक मॉडल को ही क्रिएट कर लिया, जो आउटकम्स थे, जो नतीजे थे, उनको स्टडी करने के लिए। तो क्रिएटिंग अ सिस्टम और मॉडल टू स्टडी आउटकम्स, ये मतलब होता है। और अब देखते हैं रियलिटी और ट्रुथ का। इसीलिए आप देखिए कि प्रोजेक्शन, मैंने यहाँ पर प्रोजेक्शन क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास डेटा था, ट्रेंड था, उस डेटा और ट्रेंड को ध्यान में रखा हमने लॉन्ग टर्म के लिए भविष्यवाणी की। यहाँ पे मीनिंग देखिए, वैज्ञानिकों के दीर्घकालिक पूर्वानुमान। तो वैज्ञानिक ऐसा थोड़ी मुंह उठाया और बोल दिया किया होगा, नहीं, उनके पास अपने एक ट्रेंड होगा, उस डेटा होगा, उस डेटा के बेस पर उन्होंने किया होगा। ठीक है,
तो रियलिटी क्या होती है कि मान लीजिए बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जम्स होते हैं, यहाँ पर हम ट्रुथ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रियलिटी और ट्रुथ दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी और ट्रुथ यदि दोनों को जैसे ट्रुथ लगा दें तो मीनिंग में क्या चेंज आएगा वो समझ लें, और रियलिटी में क्या चेंज है वो समझ लें। छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। हमने उनको देखने के लिए क्या किया, माइक्रोस्कोप बनाई। जब हमने माइक्रोस्कोप बनाई तो उससे हमें कीटाणु दिखने लगे। तो रियलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करती है। रियलिटी मतलब पहले से एग्जिस्ट करती है। इन नेट एग्जिस्ट रियलिटी का एग्जिस्ट नेचुरली भी, हाँ ठीक है यही लगता है, एग्जिस्ट नेचर। नेचर में पहले से ही एग्जिस्ट करती है। ट्रुथ का मतलब क्या होता है कि हमने एविडेंस दी उसके लिए, हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप बनाया, उसको प्रूफ किया, और जब वो सिद्ध हो गया तो वो क्या हो गया, वो ट्रुथ बन गया हमारा। ठीक है, इसका रियलिटी के लिए मुझे एग्जैक्ट फ्रेज याद मतलब समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए यही यही ठीक है, इसी को देख लीजिए। तो हमने एविडेंस दिया, प्रूफ दिया, एविडेंस प्रूफ देने के बाद वो क्या बन जाएगा, ट्रुथ हो जाएगा। इसकी मान लीजिए कोई क्राइम हुआ, चोरी हुई, रियलिटी में तो वो हुई, ये तो उसकी रियलिटी है, ठीक है। लेकिन कोर्ट गया केस तो क्या होगा, एविडेंस देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। जब एविडेंस और प्रूफ दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्रुथ बन जाएगा। ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। नेचुरल अकेला कर देता हूँ। फिर यहाँ पर देखते हैं कि सिंपल, यहाँ पर मैंने स्टैंड्स लिखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज क्यों किया, ये रीजन देखते हैं। हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ये हमारा क्या शो करने का काम करता है, एक हमारा बताता है यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ बताने का काम करता है, और जनरल जनरल फैक्ट शो करने का काम करता है, और हमारा वही बताता है परमानेंट परमानेंट स्टेट, परमानेंट अवस्था को शो करने का काम करता है। अभी यहाँ पर क्या बता रहा है ये, जलवायु परिवर्तन आज एक निर्विवाद वैश्विक सत्य के रूप में हमारे सामने खड़ा है। क्या जो क्लाइमेट चेंज है आज भी एग्जिस्ट नहीं करता है क्या, हाँ करता है, पहले से ही करता आया है, अभी भी करता है, और इन फ्यूचर हो सकता है ये करे। तो ये यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, एक फैक्ट को शो कर रहा है, जनरल फैक्ट है ये, यहाँ पर इसको शो कर रहा है जनरल फैक्ट को। ठीक है, अब इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में क्या डिफरेंस होता है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है ये हो जाएगा, दूसरे में 3 कॉलम ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब भी होता है के सामने, और ये जो बिफोर है इसका ही मतलब होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज किसी चीज के फिजिकली सामने हो, फिजिकल पोजीशन, यानी कि फिजिकल, ये क्या करता है, फिजिकल पोजीशन को शो करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक बेंच पे बैठा था, ठीक है,
एक कार आई, मैं बेंच पर बैठा था और मेरे जस्ट सामने एक होटल थी, एक कार आई, वो कार आकर होटल के सामने रुक गई, तो मैंने क्या कहा, द कार स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द होटल। ये हो जाएगी फिजिकल पोजीशन, उसका फिजिकली एक शेप थी, उस फिजिकल कार की अपनी एक फिजिकल शेप है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इन फ्रंट ऑफ। बिफोर का मतलब होता है, ये बिफोर क्या करता है, ये टाइम को शो करता है, जब ये टाइम को शो करता है तो इसका मतलब निकलता है अर्लियर इन टाइम, यानी कि समय से पहले। और बिफोर के जनरली बिफोर के तीन मीनिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरा ये बिफोर क्या शो करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि की उपस्थिति में, के समक्ष जो मीनिंग निकलता है वो यही होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ, की उपस्थिति में। और एक ये शो करता है ऑर्डर को, बिफोर एक शो करता है ऑर्डर को। यहाँ पर लिखिए, जैसे कि मैं कहूँ अर्लियर इन टाइम, जैसे आई विल कम बिफोर 5 PM, मैं 5 बजे से पहले आऊंगा, तो ये इसने क्या किया, शाम को टाइम को शो किया। और इन द प्रेजेंस ऑफ का मीनिंग क्या लगता है, कब निकलता है, की उपस्थिति में या के समक्ष, जैसे कि विक्टिम द विक्टिम वाज स्टैंडिंग स्टैंडिंग बिफोर द जज। अब एक बात बताइए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जज, जैसे कि विक्टिम जो था वो जज के सामने खड़ा था, जैसे कि मान लीजिए जज साहब तो जो थे वो नॉर्थ में थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो विक्टिम था वो साउथ में खड़ा था, नहीं, एग्जैक्ट नहीं, इसका मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जज साहब की उपस्थिति में खड़ा था। ये बिफोर का मीनिंग निकलता है। ऑर्डर का मीनिंग निकलता है कि ए कम्स बिफोर बी, ए जो है बी से पहले आता है, तो ये मीनिंग होता है इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, इन सभी के बीच में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पार्टिसिपल्स। हमने यहाँ पर क्या किया है, कंसिडर्ड, ये हमारा, हमने यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया है। पार्टिसिपल्स जो होते हैं हमारे तीन तरह के होते हैं, पार्टिसिपल्स जो होते हैं हमारे तीन तरह के होते हैं। इसके लिए मुझे कितना कॉलम लेना पड़ेगा, तीन कॉलम ले लेता हूँ। पार्टिसिपल्स हमारे तीन तरह के होते हैं, एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर होता है हमारा, फिर होता है हमारा एक पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल। तीन तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं हमारे पास।
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है हमारा, जब जो वर्ब है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट जो पार्टिसिपल होता है वो होता है हमारा पहला, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये होते हैं हमारी, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आई सॉ, आई सॉ अ बर्निंग हाउस। मैं जा रहा था, मैंने एक जलता हुआ घर देखा। इसका मतलब क्या है, हिंदी मीनिंग निकलेगा, मैंने एक जलता हुआ घर देखा। इसका मतलब ये होता है कि जो घर था और जो देखने का, जब मैंने देखा घर, जब मैंने देखा तब घर जल रहा था। इसका मतलब ये है कि जो सॉ और बर्निंग, ये दोनों काम एक ही टाइम पर हो रहे थे। ये क्या बताता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑनगोइंग एक्शन को बताता है, एक ऐसा एक्शन जो अभी भी चल रहा है उसे दिखाता है। तो जब मैं देख रहा था तब क्या था, घर तब जल रहा था। अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई सॉ अ बर्न्ड बर्न्ड हाउस, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने देखा तब तक घर जल चुका था, केवल उसके क्या थे, अवशेष थे, वहां पर राख मौजूद थी। तो ये क्या दिखाता है हमारा, कंप्लीटेड एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं लिखूं, तीसरा मैं लिखता हूँ, मैंने कहा जैसे कि मैं डिनर करने के बाद मैंने टीवी देखी, हैविंग कंप्लीटेड डिनर, डिनर करने के बाद आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखी। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या पहले मैंने क्या किया, डिनर किया, फिर उसके बाद टीवी देखी। तो ये यही बोलता है, ये दो एक्शन हुए, उनमें से जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए हम उसके टेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे कि एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, ये शो करता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हमारे पास तीन तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं। ये हमारी, ये हमारा एक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव में होता है, एक्टिव। और पैसिव में इसका हो जाता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव में बनता है, पैसिव में। इसका इसका जो होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका ये पैसिव जो होता है वो होता है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है इसका पैसिव। फिर उसके बाद क्या बचा, यूज ऑफ एज को समझते हैं। एज जो होता है ये क्या करता है, दो तरह से काम करता है।
एस जो होता है ये हमारा दो तरीके से काम करता है। एक एस काम करता है हमारा कंजंक्शन के जैसे, क्या करेगा, कंजंक्शन के जैसे काम करता है। और एक एस काम करता है हमारा प्रीपोजिशन के जैसे। प्रीपोजिशन के जैसे काम करता है। जब कंजंक्शन के जैसे काम करता है एस, तो ये कहता है कि मैं लूंगा सब्जेक्ट, एक क्लोज लूंगा। सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्लोज बोलते हैं। और प्रोपोजिशन, जब ये प्रोपोजिशन के रूप में काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये अपने बाद सीधा ऑब्जेक्ट लेगा। प्रोपोजिशन में बात क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। जब ये ऑब्जेक्ट प्रोपोजिशन के जैसे काम करेगा, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ये सब्जेक्ट, इसके जब जब ये कंजंक्शन के जैसे काम करता है तो इसका मीनिंग निकलता है क्योंकि, चूंकि, क्योंकि, चूंकि और जब, जबकि, ये मीनिंग निकलता है। जब ये प्रोपोजिशन के जैसे काम करता है तो इसका मीनिंग निकलता है कि रूप में, जो कि वहां पर हमारा मीनिंग निकला है के रूप में। जब ये जब ये इसका मीनिंग निकलता है क्योंकि चूंकि, तो ये क्या बताता है यहाँ पर, जब इसका क्योंकि चूंकि निकलता है तो ये बताता है रीजन। बिकॉज और सिंस का मीनिंग देता है, रीजन बताता है। जब जब और जबकि, जब और जबकि निकलता है तब ये बताता है साइमल्टेनियस एक्शन। यहाँ पर क्या शो करेगा, ये रीजन को शो करेगा, रीजन को शो करेगा। जब जब और जबकि करता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, साइमल्टेनियस एक्शन। जब और जबकि निकलता है इसका मीनिंग, तो ये शो करता है साइमल्टेनियस एक्शन को। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं लिखूं, क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए हम घर में रहे। एस, क्योंकि, एस इट वाज, एस इट रेन्ड, वी स्टेड होम। क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए हम घर में रहे। यहाँ पे इसने क्या बताया, रीजन बताया। हम घर में क्यों थे, क्योंकि बारिश हो रही थी। वहीं यदि मैं देखूं, साइमल्टेनियस एक्शन कब दिखाता है, मान लीजिए मैं रोड पर जा रहा था, ठीक है, और मैंने एक एक्सीडेंट देखा। एस, जब आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड, जब मैं रोड पर वॉक कर रहा था, आई सॉ एन एक्सीडेंट, तो मैंने एक एक्सीडेंट देखा। ये मीनिंग होता है, ये मीनिंग होता है एस का कंजंक्शन और प्रपोजिशन के रूप में। और एस का मीनिंग निकलता है, हाँ, एक निकलता है के रूप में, तो इसका एक मीनिंग और निकलता है। हिंदी जब करते हैं तो एक निकलता है के रूप में, एक मीनिंग निकलता है कि, की हैसियत, की
यत की हैसियत है। इसका एक मीनिंग ये निकलता है, जैसे कि मैं कहूँ आई वर्क एज अ टीचर। मैं एक टीचर के रूप में काम करता हूँ, ठीक है। और मैं कहूँ आई स्पीक एज अ लीडर। मैं एक नेता के रूप में नहीं, मैं नेता की हैसियत से बोलता हूँ। ये इसके दो मीनिंग निकलते हैं। फिर इसके बाद ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब देखते हैं ये थर्ड वाला। स्थिति इस हद तक बदल चुकी है कि पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन न करने वाला व्यक्ति भी महसूस कर सकता है कि धरती अब वैसी नहीं रही जैसे पहले कभी थी, जैसी वह कभी थी। स्थिति यानी कि द सिचुएशन हैज चेंज्ड, सिचुएशन हैज चेंज्ड इस हद तक। इसके लिए हमारे पास एक फिक्स फ्रेज होती है, टू सच एन एक्सटेंट। ये हमारे पास एक फिक्स फ्रेज होती है, टू सच एन एक्सटेंट दैट की पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन न करने वाला व्यक्ति भी, इवन व्यक्ति भी यानी कि इवन अ पर्सन महसूस कर सकता है, कैन सकता है, कैन फील दैट महसूस कर सकता है कि धरती अब वैसी नहीं रही। धरती यानी कि पृथ्वी, द अर्थ इज नो लॉन्गर, नहीं रही, इसके लिए नो लॉन्गर, नहीं रही जैसी वह कभी थी, वॉट इट वंस वॉज। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति वाला है, ये क्या है, व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं व्यक्ति के पास में। पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन न करने वाला, वाला जो होता है वो हमारा मीनिंग कौन देता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अ पर्सन नॉट स्टडिंग environmental science can feel that the earth is no longer what it once was. यहाँ पर हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं, ठीक है। इसी का ये also to as well और इधर इवन में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे इवन ही क्यों लगाया है, अच्छा इसका ग्राम वो देखते हैं पहले। ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैज चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब है, टू सच एन एक्सटेंट ये तो पूरी एक फिक्स फ्रेज है, प्रोपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं हम इसे, टू प्रीपोजिशन है। दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इवन जो है यहाँ पर एडवर्ब है, और अ पर्सन यहाँ पर सब्जेक्ट है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, स्टडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एनवायरमेंटल साइंस यहाँ पर जो स्टडिंग में स्टडी है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट साइंस है, और एनवायरमेंटल ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब है, फील मेन वर्ब है, किसकी, अ पर्सन की। दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, द अर्थ सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब का काम कर रही है, और नो लॉन्गर एडवर्ब है, व्हाट इट वंस वाज ये जो अर्थ के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब जब मेन वर्ब का काम करती है तो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है, या तो वो पूरा एक फ्रेज ही होगा कॉम्प्लीमेंट, या फिर वो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। तो व्हाट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर इट लगाना भूल जाओ, इट सब्जेक्ट है, इज
मेन वर्ब है, हेल्प लिंकिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब का काम कर रही है, वंस एडवर्ब है, और वॉज यहाँ पर क्या काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब, लेकिन मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब इसको देखते हैं, ऑल्सो, टू, एज वेल, इधर, इवन, इनमें क्या डिफरेंस होता है। कहाँ तक आ गया, ऑल्सो, 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 टू, एज वेल, ये तीनों क्या करते हैं, ये शो करते हैं, ये ये सभी जो वर्ड होते हैं, ये केवल दो चीजें शो करते हैं, एक एडिशन, और दूसरा एम्फेसिस। ऑल्सो क्या करता है, ऑल्सो एडिशन, ऑल्सो एडिशन इन पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस में एडिशन शो करने का काम करता है। टू जो होता है, टू जो है ये भी सेम ही काम करता है, एडिशन इन पॉजिटिव सेंटेंस ही शो करता है ये भी। और हमारे पास ये जो है एज वेल, एज वेल, ये हमारे पास है जैसे कि एज वेल, ये भी क्या करता है, एज वेल, ये भी एडिशन इन पॉजिटिव सेंटेंस शो करता है। फिर हमारे पास आता है इधर, इधर क्या करता है, ये एडिशन तो शो करता है लेकिन पॉजिटिव में नहीं करता है, ये करता है हमारा एडिशन इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये शो करता है एडिशन इन नेगेटिव सेंटेंस। और ये जो हमारा इवन होता है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है एम्फेसिस और सरप्राइज को शो करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर क्या, ऑल्सो, जैसे कि इसका एग्जांपल एक लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मेरा एक दोस्त था, उसने उसने कहा कि मुझे कॉफी पसंद है। मैंने क्या कहा उसके जवाब में, आई ऑल्सो लाइक कॉफी। तुम क्या, मैं भी कॉफी पसंद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद टू में भी एक और दोस्त था, उसने क्या कहा, आई ऑल्सो, आई लाइक कॉफी टू, मैं भी कॉफी पसंद करता हूँ। एक और दोस्त था, उसने भी कहा, आई लाइक कॉफी एज वेल। मेरा एक और दोस्त था, उसने क्या कहा, आई डोंट आई डोंट डोंट लाइक टी एंड आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक कॉफी इधर। मैं
चाय भी पसंद नहीं करता, उसने एडिशन एक और किया कि मैं कॉफी भी पसंद नहीं करता। एम्फेसिस में क्या होता है, इसमें एक दोस्त था, उसने क्या बोला, आई इवन आई लाइक कॉफी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सभी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस, इनका यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, ऑल्सो है, टू है, एज वेल है। इधर का हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और इवन का यूज हम कहाँ करते हैं, जिस वर्ड पर हमें एम्फेसिस देना हो उस वर्ड से पहले हम इनका यूज करते हैं। उस वर्ड से हम पहले हम इवन का यूज करते हैं। बिफोर बिफोर द वर्ड इट एम्फेसाइजेस, उस शब्द से पहले जिस पर हम एम्फेसिस देना हो, जो दबाव जोर डालना हो, उससे पहले हम इवन यूज करते हैं। इसके प्लेसमेंट का, इसे कहाँ पर, इसका ऑल्सो कहाँ पर प्लेस करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर, लिंकिंग वर्ब कहना चाहिए, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग आफ्टर, लिंकिंग वर्ब, और बिफोर बिफोर मेन वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले हम ऑल्सो का यूज करते हैं। इसका सेम ही होता है टू और एज वेल का। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं टू लास्ट में आया, टू लास्ट में आया है, इसे एंड ऑफ द सेंटेंस, हमारा जो सेंटेंस है उससे एंड में यूज करते हैं। इसके लिए भी एंड ऑफ द सेंटेंस, इधर के लिए भी हम एंड ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं। इवन के लिए हम कहाँ पे यूज करते हैं, बिफोर द वर्ड इट एम्फेसाइजेस, जिस वर्ड पे हमारे लिए जोर देना हो उस वर्ड से पहले हम इट का, इवन का यूज करते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर आप देखिए, ये जो भी शब्द है ये दो चीजों को बताता है, एडिशन को भी शो करता है और एम्फेसिस को। हमने इवन का यूज किया क्योंकि हमें यहाँ पर एम्फेसिस शो करना था, इसीलिए हमने इवन का यूज किया है। और इवन का प्लेसमेंट कहाँ पर किया है, जस्ट पर्सन से पहले, क्योंकि हमें जो एम्फेसिस है, जो जोर डालना है वो किस पर डालना है, पर्सन पर डालना है, इसीलिए हमने यहाँ पर इवन का यूज किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मैंने ए लगाया है इसका, देखिए ये जो पर्सन है, अगर मैं केवल पर्सन लिखता तो इसका मतलब क्या निकलता, इस दुनिया के अंदर टोटल पर्सन में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। हमारे पास लगभग 810 करोड़ की आबादी है। यदि मैं अकेला पर्सन लिख दूं तो इसका मतलब निकलेगा मैं पूरे पूरे 810 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर यदि मैं द पर्सन लिख दूं तो इसका मतलब ये निकलेगा कि मैं किसी स्पेसिफिक नोन पर्सन की बात कर रहा हूँ। और अ पर्सन का मतलब है कि वन ऑफ मैनी, यानी मैनी मतलब 810 करोड़। 810 करोड़ में से मैंने एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, और वो एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसे हम नहीं जानते हैं। ये सेंस निकलता है, इसीलिए यहाँ पर हमने ये लगाया क्योंकि हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक अननोन व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसका एक ये भी है कि फर्स्ट टाइम इसका मेंशन हुआ है, इसीलिए भी। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज क्यों किया है, क्योंकि जो स्थिति, सिचुएशन से पहले हमने द क्यों लगाया, क्योंकि सिचुएशन से पहले द लगाया मतलब हम एक नॉन सिचुएशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन जिसे मैं और आप हम दोनों जानते हैं। क्या इस सिचुएशन को हम और आप दोनों नहीं जानते, हाँ हम जानते हैं। किस सिचुएशन, क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन। इसलिए ये जो द सिचुएशन आया है, इस द सिचुएशन से शब्द किस पर रेफरेंस जा रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की ओर इशारा कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस क्यों यूज किया है? क्योंकि स्थिति जो है वो एक दिन में नहीं बदली है, पहले से बदलती आ रही है और अब इस हद तक बदल चुकी है, इसीलिए पास्ट एक्शन विथ प्रेजेंट रिजल्ट या प्रेजेंट इम्पैक्ट। फिर उसके बाद लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं कि जब लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं, ये जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, जब लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं, लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं जब मेन वर्ब का काम करती हैं, लिंकिंग वर्ब्स वर्क एज अ मेन वर्ब। जब लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं तो ये क्या दिखाती है? एग्जिस्टेंस को दिखाती हैं, कोई चीज एग्जिस्ट करती है, स्टेट की बात करती हैं, स्टेट को शो करती हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिटी को बताती हैं, फिर उसके बाद ये बताती हैं क्वालिटी को, क्वालिटी इनको बताने का काम करती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो है इज है, अर्थ इज, धरती अब वैसी नहीं रही, तो यहाँ पर क्या एक स्थिति, एक स्टेट को बता रहा है कि पृथ्वी जैसी थी अब वैसी नहीं रही, तो यहाँ पर स्टेट को शो कर रहा है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? लिंकिंग वर्ब होती है हमारी जैसे कि इज है, इज, एम, आर, इज एम आर, वाज, वर्क, बी, बीइंग, बीइंग, ये हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं। इसके अलावा हमारा ये जो सर है, इस सर से वर्ब्स निकलते हैं, जैसे कि हम आंखों से क्या करते हैं? लुक करते हैं, ठीक है। हमारी ये जो नोज है इससे क्या करते हैं? स्मेल करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे ये कान है, इनसे हमारी साउंड निकलती है। हमारी स्किन है, स्किन से हम क्या करते हैं? फील करते हैं। टंग है, टंग से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। फिर उसके बाद तीन चार वर्ब ऐसी होती हैं जो रेगुलरली देखने को मिलती हैं, जैसे कि बिकम, ये एडिटोरियल जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बिकम ज्यादातर हम देखने को मिलती है, बिकम है, और रिमेन भी बहुत देखने को मिलेगी। फील तो हो गया, फील भी बहुत बहुत बार देखने को मिलती है, बिकम। और सीम, सीम है, अपेयर, ये ज्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी होती हैं हमारे पास, जैसे कि टर्न होती है, टर्न भी हमारी लिंकिंग वर्ब है। गेट, ग्रो, ग्रो, और स्टे, ये भी हमारी लिंकिंग वर्ब है। कीप, लिंकिंग वर्ब है। तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब्स है। इनमें से मेन जो लिंकिंग वर्ब्स है वो ये है, इस एम आर वाज पर, लुक, स्मेल्स, फील्स, अराउंड, रिमेन, ये यहाँ तक ठीक है। ये लगभग ज्यादातर ये देखने को मिलती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इनमें सबसे ज्यादा बिकम, रिमेन, सीम, अपियर, ये ज्यादा देखने को हमारे लिए मिलती है। ये भी हो गया, ठीक है। अरे ये है हमारा लास्ट। यदि हम इसके मूल कारणों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संकट प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं बल्कि मानव गतिविधियों का नतीजा है। यदि, यदि के लिए इंग्लिश में हमारे पास वर्ड होता है इफ, इफ हम यानी कि विश्लेषण करें, एनालाइज, इफ वी एनालाइज, ऐसे लेगा, कुछ डिफरेंस नहीं होता अमेरिकन और अमेरिकन का, और उसका डिफरेंस होता है ब्रिटिश का। इफ वी एनालाइज, इसके मूल कारण, इट्स रूट कॉजेज, कॉजेज, तो के लिए कोई वर्ड नहीं होता, ये जो कॉमा होता है ये तो का मीनिंग दे देता है, तो ए स्पष्ट हो जाता है। इट बिकम्स क्लियर दैट ही, यह संकट प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं है। यह संकट यानी कि दिस, संकट के लिए इंग्लिश में बोलते हैं हम क्राइसिस, दिस क्राइसिस नहीं है,
नहीं बल्कि मानव गतिविधि का नतीजा है, नहीं है, इज नॉट द रिजल्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस बट बल्कि द, इसमें कॉमन नहीं आएगा, बट द रिजल्ट ऑफ मानव गतिविधि यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज का नतीजा। इफ वी एनालाइज इट्स रूट कॉजेज इट बिकम्स क्लियर दैट दिस क्राइसिस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस बट द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। यहाँ पर हम इन सभी टॉपिक को समझेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि इफ है, ठीक है, इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है, फिर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है। ये क्या होता है हमारा, जीरो कंडीशनल होता है। हमारे पास कंडीशनल चार तरीके के होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशनल है, इफ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं इसे। वी सब्जेक्ट, एनालाइज, मेन वर्ब, इट्स, ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। रूट कॉजेस, यहाँ पर ये पूरा पूरा एक कंपाउंड नाउन के जैसा है, ठीक, कंपाउंड नाउन है। यहाँ पर कॉजेज एक्चुअल में एक मेन नाउन है और ये रूट जो है एक मॉडिफायर के जैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, ऐसा ही बोल सकते हैं। इट जो है ये सब्जेक्ट है, बिकम्स जो है ये लिंकिंग वर्ब है। जब लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो क्या दिखाती है, एग्जिस्टेंस, स्टेट, आइडेंटिटी, क्वालिटी। क्लियर जो है जब लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो अपनी बात कॉम्प्लीमेंट लेती है, कॉम्प्लीमेंट में या तो एडजेक्टिव हो गया ना होगा, तो क्लियर यहाँ पर एडजेक्टिव है। दैट जो है क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। दिस क्राइसिस, ये क्राइसिस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इज जो है लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है। नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, नहीं, ये नॉट और ये बट, नॉट बट, ये पूरा पूरा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जो कि दो फ्रेज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज को ऐड करने का काम कर रहा है। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे चार तरह के होते हैं। केवल क्या मीनिंग, एक दो तीन चार बाई चार, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जीरो टाइप में जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल होता है, सेकंड कंडीशनल होता है, थर्ड कंडीशनल होता है। जीरो कंडीशनल क्या होता है, इफ होगा और इफ इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल होगा, तो इसका जो मेन क्लॉज होगा वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल होगा। ये क्या बताता है, ये कहता है मैं यूनिवर्सल ट्रुथ बताऊंगा, साइंटिफिक फैक्ट की बात करूंगा, और यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट और हैबिट को शो करूंगा। ये तीन चीजों को दिखाने का काम करता है हमारा सिंपल ये वाला, इफ के साथ यहाँ पर भी प्रेजेंट, यहाँ पर भी प्रेजेंट। फर्स्ट कंडीशनल जो होता है ये क्या होता है, इफ होता है इसमें, इफ प्लस यहाँ प्रेजेंट सिंपल ही होगा, और यहाँ पर होगा बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे बिल है, बिल क्या बताता है, फ्यूचर बताता है। ये कहेगा रियल, ये किसको बताएगा, ये फ्यूचर को बताएगा, रियल
फ्यूचर पॉसिबिलिटी, रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी, एक ऐसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो लाइकली टू हैपन है, संभव है कि हो जाएगी, संभावना है कि हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड कंडीशनल, इफ आएगा प्लस, यहाँ पर हम अभी तक सिंपल प्रेजेंट था, अब यहाँ पर पास्ट आएगा, प्रेजेंट पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बिल है वो वुड वुड बन जाएगा, और वुड के बाद यहाँ पर verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये क्या बताएगा, वुड जो होता है वो हमारे चार चीजों को बताता है, तीन चार चीजों को बताता है, इमेजिनेशन को, पोलाइट रिक्वेस्ट को, ठीक है, और फिर वो एक स्टोरी चलती आती है, उस स्टोरी में स्टोरी जब स्टोरी लिखते हैं हम, ऐसे जैसे एक लड़का था वो सुबह रोज उठता था, इस तरह की कहानी में वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो इमेजिनेशन का कहते हैं हम, इमेजिनेशन को शो करता है, वो इमेजिनेशन यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर क्या सिखाएगा वुड, इमेजिनेशन को शो करेगा, यानी इमेजिनरी इमेजिनरी प्रेजेंट या फ्यूचर को दिखाने का काम कौन करता है, वुड करता है। फिर उसके बाद आता है थर्ड कंडीशन, ये क्या करता है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंपोर्टेंट यही है। यहाँ पे एक चीज और मैंने लिखना भूल गया, मोस्टली हमारे लिए वर्ब देखने को मिलेगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, यहाँ पर मोस्टली तो वर्ब ही देखने को मिलता है। तो फिर पास्ट परफेक्ट यहाँ पर आएगा, फिर हमारा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या बताता है, ये अनरियल पास्ट को बताता है, एक ऐसा पास्ट जो सच नहीं है, और जब ये बताएगा तो इसमें जो फीलिंग आएगी वो रिग्रेट की होगी, रिग्रेट जताएंगे, या फिर हम क्रिटिसिज्म करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे किसी की, ये इसकी फीलिंग होती है। जैसे अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मैं कहूँ इफ आई इफ आई if I boil, if I if you eat ice, it melts, अगर आप आइस को गर्म करते हो तो वो पिघलता है, क्या पिघलेगा या नहीं, जाइए दुकान पर एक आइस का टुकड़ा लेकर आइए, और उसे गैस सिलेंडर पर गैस स्टोव पर रख कर देख लीजिए, पिघलेगा या नहीं, जरूर पिघलेगा। तो ये क्या करता है, एक साइंटिफिक फैक्ट को शो करने का काम करता है। तो इसके बाद ये जो बिल है, ये रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यदि मैं आपसे कहता हूँ इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू विल गेट 95% मार्क्स, आपको 95% मार्क्स मिलेंगे। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो क्या 100% कंफर्मेशन है कि आपको मिल ही जाएंगे, नहीं, पॉसिबिलिटी है, लाइकली टू हैपन है, संभावना है, यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको 95% मार्क्स मिल जाएंगे, ये मतलब होता है। अब मान लीजिए आप छत पे सो रहे थे, ठीक है, आपने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा, छत पर सो रहे थे, आपने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा, और आप इमेजिनेशन में बोल रहे हो इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अक्रॉस द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं पूरे आसमान में उड़ता,
तो ये क्या है? इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन है, रियलिटी में तो आप पक्षी नहीं हो, सही है। ये क्या है? हमारी एक इमेजिनेशन है। तो इस इमेजिनेशन को शो करने के लिए हम इस वाले सेकंड कंडीशनल का यूज करते हैं। हम प्रेजेंट में ही मौजूद होते हैं और प्रेजेंट में मौजूद होते हुए हम प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए इमेजिनेशन करते हैं। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है? एक अनरियल पास्ट को दिखाते हैं, मतलब पास्ट में कुछ और हुआ, अभी हम कुछ और बोल रहे हैं, उसका अपोजिट अभी बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे एक दोस्त था, उसने उसके जो पैसे थे स्टॉक मार्केट में लगा दिए, उसको लॉस हो गया। मैं फाइनेंस का अच्छा खासा गया था, अब वो मेरे पास आया और उसने मुझसे बोला कि यार वो पैसे डूब गए यार मेरे। तो मैंने उससे बोला कि भाई अगर तूने मुझे पहले बताया होता तो मैं तेरी मदद करता। इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने बताया होता, आई वुड हैव हेल्प। एक्चुअल में क्या हुआ था? पैसे डूबने से पहले ना तो उसने मुझे बताया और ना ही मैं मदद कर पाया। तो ये होता है अनरियल पास्ट। एक रिग्रेट को यहाँ पे आप देखिए, रिग्रेट की, क्रिटिसिज्म की भावना, आप फीलिंग आपको दिखेगी। फिर उसके बाद ठीक है, ये सारे कवर हो गए। ऑफ प्रोपोजिशन, ऑफ जो प्रोपोजिशन है इसके तरह से कई मीनिंग निकल जाएंगे, लेकिन मोस्टली हमारे लिए दो तीन मीनिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक पजेशन, ऑफ क्या करता है? पजेशन को शो करता है। दूसरा ऑफ क्या करेगा? रिलेशन को बताएगा। तीसरा ऑफ क्या करता है? सिलेक्शन की बात करता है। ठीक, पोजीशन कैसे शो करता है? मैं यदि लिखूं राम्स कार इज रेड, राम की कार जो है वो रेड है, लाल है। तो ये जो राम की कार है, क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता? द कार ऑफ राम, राम की कार, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो ऑफ है, यहाँ पर ऑफ क्या शो कर रहा है? पोजीशन। अपोस्ट्रोफ क्या शो करता है? पोजीशन। यहाँ पर ऑफ क्या शो कर रहा है? पोजीशन शो कर रहा है। रिलेशन कैसा शो करता है? मैं कहूँ द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज सीरियस। जो पॉल्यूशन की जो समस्या है वो गंभीर है। इस पॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम को कोई अधिकार तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि पोजीशन बता दिया उसने अधिकार हो। इस राम का तो इस कार पे अधिकार था, जिसने क्या बताया? पोजीशन बताया। लेकिन इसका तो नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है? रिलेशन को शो कर रहा है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सिलेक्शन का क्या होता है? वन, मैं कहूँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया इज इंटेलिजेंट। ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट है। फिर आया मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम का याद रखने का सीधा तरीका है, ये बहुत बहुत बार सुना भी होगा। इसको मेड ऑफ के लिए हम सीधा याद रखते हैं एक लाइन से, मटेरियल इज विजिबल। बस ये है। इसमें क्या रहेगा कि जो मटेरियल होगी, वो मटेरियल जो होगा जिससे वो बना होगा वो दिखाई देता है। और इसमें मेड फ्रॉम में क्या होगा? जो मटेरियल होगा, मटेरियल इज चेंज, मटेरियल बदल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं,
जैसे कि द टेबल, ये जो मेरी टेबल है, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। आपके पास एक लकड़ी की टेबल है, मैंने कहा कि वो टेबल जो है वो वुड से यानी कि लकड़ी से बनी है, तो क्या आपको लकड़ी नहीं दिख रही उसमें? बिल्कुल दिख रही है। इसे बोलते हैं हम मेड ऑफ। फिर उसके बाद सेकंड भी ले सकते हैं, जैसे कि आपकी आपकी रिंग है, द मैंने कहा द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। आपके पास जो रिंग है वो गोल्ड की बनी है। तो जो रिंग है उसमें यदि आप देखेंगे तो आपको क्लियरली सोने की वजह, तो कोई भी सोने का जो आभूषण होता है, चांदी का जो आभूषण होता है, उसमें हमारे लिए सोना चांदी क्लियरली दिखता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो विजिबल होता है, और मैथ फॉर्म में क्या होता है कि मटेरियल जो होता है वो चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे मैं कहूँ पनीर यानी कि चीज, पनीर को इंग्लिश में बोलते हैं चीज। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। जो चीज है वो मिल्क से बनी होती है। क्या जो पनीर है उस पनीर में हमारे लिए मिल्क दिखता है? नहीं दिखता। वो पूरा क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। भाई एक और मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे ये है पेपर। ये पेपर किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। तो ये जो ये पेपर है किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। क्या आपको इस पेपर में लकड़ी दिख रही है कहीं पे? इस पूरे पेपर में कहीं भी आपको लकड़ी दिख रही है? नहीं दिख रही है। मैंने क्या लिखा? पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। पेपर किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। लेकिन हमारे कहीं भी लकड़ी विजिबल नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करेंगे? यूज मेड फ्रॉम का यूज करेंगे। अब होता है हमारे पास, ये होते हैं नॉट बट, नॉट ओनली बट आल्सो, इधर और, नीदर नॉर, नीदर और बोथ एंड। एक दो तीन चार पाँच छः। नॉट बट, इसको सीधा कर लेना कॉपी। नॉट बट, नॉट ओनली बट आल्सो, neither it else or neither नॉट। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है neither और लास्ट में आ जाता है हमारा both, yes and। नॉट ओनली बट आल्सो और नॉट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड दो और होते हैं हमारे पास, नॉट जस्ट बट आल्सो। कम देखने को मिलेंगे ये, लेकिन कभी कभार एडिटोरियल में हमारे लिए देखने को मिलते हैं। नॉट मेरली बट आल्सो, एक हमारे पास ये होता है। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट जस्ट बट आल्सो और नॉट मेरली बट आल्सो, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। नॉट ओनली बट आल्सो में हम क्या होते हैं, ठीक है, ये पूरे हुए। मैं इसका हिंदी ले लेता हूँ। नॉट ओनली बट आल्सो क्या करता है कि एक बात को एक्सेप्ट, एक बात को रिजेक्ट करता है, दूसरी बात को एक्सेप्ट करता है। एक बात को एक्सेप्ट
करता है, दूसरी को रिजेक्ट करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बात को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरी को रिजेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि हम इसके मूल कारणों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संकट प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं बल्कि मानव गतिविधियों का नतीजा है। ये बोल रहा है ये जो संकट आया है, ये जो क्राइसिस आई है, ऐसा नहीं है कि नेचुरल प्रोसेस हुई उसकी वजह से आई है, नहीं, ये एक रीजन नहीं है। एक्चुअल रीजन क्या है? मानव गतिविधि, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हुई है, उन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये क्राइसिस आई है। तो इसने क्या किया? फर्स्ट वाला इसको तो रिजेक्ट कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो ये इसका मीनिंग यही होता है, ये पहली बात को रिजेक्ट करता है, एक बात को रिजेक्ट करता है, दूसरी को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या करता है, ये क्या कहता है कि ये दोनों को एक्सेप्ट करता है, ये दोनों को एक्सेप्ट करता है। और इधर और क्या बोलता है, ये कहता है दो में से कोई एक, कहता है दो में से कोई एक। और नीदर नोर क्या बोलता है, कर दो दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो वीदर और जो होता है, वीदर और क्या करता है, ये बताता है हमारे लिए, कहता है कि ये हमारे लिए देता है चॉइस, चुनने के लिए बोलता है, डाउट की बात करता है, और ये अल्टरनेटिव देता है, अल्टरनेटिव देने का काम करता है वीदर और। बोथ एंड बोलता है दोनों, दोनों की बात करता है, बोथ एंड दोनों की बात करता है। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। लगता है सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक कवर हो चुके हैं। अब ये पूरा है, मेरा प्लान सीधा है कि इसको हम पूरी की पूरी ग्रामर को ट्रांसलेशन के थ्रू इसी तरह से कवर करेंगे। और इसके मैं यहाँ पर एक रिवीजन के जैसा होगा, जिससे क्या होगा कि बार बार पढ़ने की वजह से कॉन्सेप्ट हमारे लिए याद हो जाते हैं, रटा जाते हैं। यहाँ से हम कॉन्सेप्ट को रटने के जैसा काम करेंगे कि पूरा क्लियर हमारे लिए याद हो जाए। और बाकी का जो हमारा रहेगा वो डिटेल वीडियो आर्टिकल के जैसे अपलोड करता रहूँगा, डिटेल में सारे वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।